तो अब हम आगे चलते हैं अपने इस परिचर्चा के कार्यक्रम में। हमारे बीच में मौजूद है हेमंत शेखावत जी, जो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी में अक्सर हमारे बीच में वो बोलते रहे हैं। तो पहले भी हमारे कुछ वक्ताओं ने उनको पहले भी सुना है। मैं अपील करूंगा कि वो आज अपना वक्तव्य रखें इस कार्यक्रम में। हेमंत जी, आप अनम्यूट कीजिए। ओके। सभी वक्ताओं को और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है और मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का कि उन्होंने पीसी राय जी जैसे महान केमिस्ट्री के वैज्ञानिक के डेथ एनिवर्सरी के अवसर के ऊपर मुझ जैसे केमिस्ट्री के एक छोटे से व्यक्ति को बोलने का मौका दिया। पीसी राय जी के बारे में जितनी जानकारियां थी उनमें से अधिकतर जानकारियां मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके साथ साझा की, क्योंकि सर भी इशारा कर चुके हैं, समय का अत्यंत अभाव है, तो उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन चंद लाइनों में ही मैं खत्म करूंगा कि पीसी राय जी से पहले हिंदुस्तान का रसायन शास्त्र बहुत विकसित था, लेकिन दुनिया में उसकी कोई पहचान नहीं थी। पीसी राय जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन सब पहचानों को एक जगह इकट्ठा किया। बार बार जब भी विदेशों से भारत की रसायन शास्त्र के ऊपर सवाल उठते, उन सब सवालों का पीसी राय जी ने तर्कों के साथ, एविडेंसेस के साथ, ग्रंथों को इकट्ठा करके मोहनजोदड़ो से लेकर और मॉडर्न इंडिया तक के एविडेंसेस को इकट्ठा करके उन्होंने पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का लोहा मनवाया। छोटे छोटे उदाहरण हैं कि एक बार लिखा गया कि हिंदुस्तान का जो इस्पात उद्योग है वो बहुत वीक है, तो उन्होंने एविडेंसेस के तौर पे जब प्रूफ रखे तो यह पाया गया कि इंडिया के जो अर्लियर टाइम्स के अंदर जो आयरन पाए जाते थे वो मॉडर्न टाइम के अंदर जो दुनिया में सबसे बड़ा इस्पात का मैन्युफैक्चरर माना जाता था स्वीडन, उससे भी बेटर क्वालिटी का आयरन इंडिया के अंदर उस समय मिलता था। तो पीसी राय जी ने उन सब चीजों को इकट्ठा किया और साइंस के क्षेत्र में अंग्रेज तक का सम्मान दिया, सम्मानित किया उस उपाधि से। तो ये तो उनके बारे में जानने की बहुत सारी बातें हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। इस विषय पे हम लगातार चर्चा करते भी रहेंगे। तो मेरी तरफ से आचार्य जी को सत सत नमन, सभी केमिस्ट्री के अध्यापकों की तरफ से, केमिस्ट्री के विद्यार्थियों की तरफ से, हिंदुस्तानियों की तरफ से आचार्य जी को सत सत नमन। मेरे लिए आज का विषय जो कमेटी ने तय किया है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, मेरा एक सीधा सा मानना है कि वैज्ञानिक छोड़िए, दृष्टिकोण जो है वो किसी व्यक्ति में किस तरह से उत्पन्न होता है। दृष्टिकोण किसी व्यक्ति में उसके जन्म से लेके और उसकी परवरिश जैसे जैसे हो रही है, उसके चारों तरफ का जैसा जैसा माहौल है, उस माहौल को देखते उस व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को लेकर दृष्टिकोण बनता है। आप छोटे छोटे उदाहरण अपने सराउंडिंग से देख लीजिए कि एक परिवार है और वो परिवार पूरी तरह से आस्तिक परिवार है, ईश्वर को बहुत ज्यादा मानता है, तो आप मान के चलिए कि उस परिवार के जो बच्चे होंगे उनके आस्तिक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं एक्सेप्शन पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये संभावना सभी लोग स्वीकार करते हैं कि जिस घर में सुबह शाम रोज पूजा होती है तो उस घर में जो बच्चे होंगे वो उन चीजों को सीखते हैं और उन चीजों को अपने अंदर ढालते हैं। अगर एक पूरी तरह से एक नास्तिक परिवार है जो इन चीजों को नहीं मानता है, तो उस घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो इन चीजों को अपने अंदर ढाल लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से बन रही हैं और यही चीज हमारे इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हो रहा है कि हम लोग बच्चों के साथ जितना भी प्रयोग कर रहे हैं, जितनी भी बातें करते हैं, हम उन बच्चों को उन कारणों से परिचित नहीं कराते कि आखिर इस चीज के पीछे क्या रीजन क्या है। जैसे मसलन एक छोटा सा उदाहरण दीजिए कि हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई सुबह का भोजन बन गया है, आप गाय को रोटी देकर आइए। अब ये बात ना तो बच्चे ने पूछी, बच्चा तो अनजान है, छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि गाय को रोटी क्यों दे के आनी है। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर कोई दृष्टिकोण पैदा करना है तो हमें उस बच्चे को समझाना ही पड़ेगा कि गाय को जो रोटी है सुबह सुबह खाना बनते ही वो पहली रोटी गाय को क्यों दी जाती है। चाहे आप उसके धार्मिक कारण समझाइए, चाहे आप उसके वैज्ञानिक कारण समझाइए, लेकिन बच्चे को घर में होने वाली हर एक्टिविटी जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है
उसके पीछे के कारणों को बच्चे को बताना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए अभिभावक बच्चे को ये समझाने में कामयाब हो गए कि इंसान जो है वो शुरू से ही प्रकृति की बड़ी रेस्पेक्ट करता है, धरती को माता की तरह पूजा गया है, सूर्य की पूजा होती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, ये सब वो चीजें हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये चीजें नहीं होती तो पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव नहीं होता। इसी तरह से जितने भी जीव मौजूद हैं उन सभी जीवों के अंदर गाय जो है वो एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके दूध की महत्वता के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए एक पवित्र पशु के तौर पे हम उसका सम्मान करते हैं, जैसे प्रकृति में हर चीज का करते हैं। प्रकृति में हम पीपल के पेड़ का रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ऑक्सीजन बड़ा उपलब्ध कराता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किताबें पढ़ाने से एकदम से पैदा नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा जब हम घर में कोई भी एक बात बच्चे के सामने रखते हैं तो हमें वो बच्चे को उस चीज के कारण समझाने पड़ेंगे। हमें समझाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए हम घर में बोलते हैं कि कोई आप जाओगे कहीं भी जाओगे और कोई छींक देता है तो ये अशुभ माना जाता है, तो आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा ये अशुभ क्यों माना जाता है। यानी बच्चे के ऊपर जितनी भी मान्यताएं हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं बतानी है। अगर आप उनको डायरेक्ट सिर्फ इतना ही बता पा रहे हो कि भाई नहीं आप ये चीजें मान लो कि अगर कोई छींक देता है तो कहीं नहीं जाना, बिल्ली रास्ता काट लेती है तो कहीं नहीं जाना, अगर आपको खाली मटका लेते हुए कोई मिल जाए तो आपको कहीं नहीं जाना, तो बच्चा अपनी मान्यताओं से और दिमाग से इन चीजों को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ लेगा जो प्रमाणित नहीं है, और प्रमाणित नहीं है तो फिर वो धीरे 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 अंधविश्वास की श्रेणी में चला जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जितनी भी बातें हम बच्चों के सामने रख रहे हैं उन सब बातों को हम तर्क के साथ रखें। बच्चे के साथ जब भी परिवार में कोई बात होती है, और इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, आप मान के चलिए कि कितने सुपरस्टिटियस हमारे सराउंडिंग में होंगे, 100 अंधविश्वास फैल रहे होंगे, 200 अंधविश्वास फैल रहे होंगे। अगर सरकारें भी प्रयास करें और इन अंधविश्वासों के धार्मिक कारण लिखें, क्योंकि हमारे चीज में ज्यादातर चीजें धार्मिक कारणों से और उनके वैज्ञानिक कारण लिखे, तो फिर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज भी 95% भारत ये मानता है कि सांप दूध पीता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि सांप बहुत आपात स्थिति के अंदर ही दूध पीता है। सांप दूध को पसंद नहीं करता, सांप पानी पीता है। लेकिन अगर सांप को लंबे समय तक भूखा रखा जाए तो अपने जीवन को बचाने के लिए सांप दूध को पिएगा, और अगर सांप दूध को पी लेता है तो बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। तो ये बात क्योंकि लोगों को नहीं पता, तो लोगों को बताने की काम तो जिम्मेदारी तो जो हमारी अथॉरिटीज है उनकी है कि किसी भी तरह से पुस्तकें बनवाए, बच्चों को परिवारों के साथ बिठवाए। हम मानते हैं कि सांप जो है वो बीन बजाई जाती है, सॉरी, जब बीन बजाया जाता है तो सांप उस बीन की धुन के ऊपर नाचता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि सांप सुन नहीं सकता है। अब ये दो बहुत अलग अलग बातें होगी। हम एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर चल रहे हैं अपने मन के अंदर कि सपेरा जब बीन बजाता है तो उस बीन की धुन के साथ सांप डांस करता है। हमारे सबके घरों में अगर कहीं भी नागिन फिल्म चल रही है और जोर से गाना बजता है, उसका नागिन का सपेरे का डांस बजने लगता है, तो सब कहते हैं आवाज धीमा कर लो, आवाज धीमा कर लो क्योंकि सांप आ जाएगा। अब ये घटना जो है ये बच्चे के दिमाग में कभी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं होने देगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और इसके लिए किसी बड़े रिसर्च की जरूरत नहीं है। हमें उन 100, 200, 300, 400 जो भ्रांतियां हैं, मैं सबको अंधविश्वास नहीं कह रहा हूं, उनमें बहुत सारी चीजों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है। हमें क्लियर करना पड़ेगा कि उस चीज के पीछे वैज्ञानिक क्या कारण है। बहुत सारे वैज्ञानिक कारणों को धर्मों की किताबों में भी बहुत बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है। अंधविश्वास किसको कह रहे हैं, न जिसका कोई तर्क नहीं है, ना उसे किसी धर्म की किताब में लिखा गया है, और ना ही उसको किसी ने बस वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और कुछ
लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से हमारे ऊपर थोप दिया गया है। अब उसका तर्क किसी के पास नहीं है, फिर कुतर्कों के सारे वो चीज एक से दूसरे तक बढ़ती रहती है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को बात करें तो कुछ चीजों का जवाब अगर हम ढूंढ लेंगे, और उनमें से कुछ चीजों को विज्ञान ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया। आप छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम शनिवार को तेल नहीं खरीदते हैं, शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं। इस चीज के कोई वैज्ञानिक प्रमाण कभी नहीं रहे, ना ही ये बात किसी धर्म की किताब में लिखी हुई है। बस ये बात जो धर्म के और लोगों के बीच में जो बिचौलिए हैं, उन लोगों ने लोगों के बीच में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए प्रस्तावित कर दी। राइट, रात को मीठा खाकर क्यों नहीं निकलना चाहिए, हमारे बीच में दिमाग में बिठा दिया गया है। राइट, घर का मुख्य दरवाजा है वो दक्षिण की तरफ क्यों होना चाहिए, डेफिनेटली इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, लेकिन किसी को नहीं पता इसका वैज्ञानिक प्रमाण। बस लोग मान लेते हैं नहीं, और लोग ये कहते हैं कि दक्षिण की तरफ नहीं रखना शुभ नहीं होता है। ये शब्द गलत है, शुभ नहीं होता है ये नहीं बोलता है। आप बताइए और समझाइए कि क्यों नहीं रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन छोटी छोटी एक्टिविटी से ही पैदा हो जाएगा। हम हर शुभ कार्य से पहले कन्या को भोजन क्यों कराते हैं, ब्राह्मण को क्यों भोजन कराते हैं, अगर इसके कोई भी धार्मिक या वैज्ञानिक एविडेंस है तो बच्चे को बताइए। बच्चा तभी अपने अंदर कोई दृष्टिकोण की शादी होती है, फेरे लिए जाते हैं तो अग्नि के चारों तरफ फेरे क्यों लिए जाते हैं, अग्नि को साक्षी क्यों माना जाता है। राइट, ये सब चीजें हम लोगों को बतानी पड़ेगी। समय का अत्यंत अभाव है। हरीश जी, बहुत लंबी बात है, इस पे तो कितना भी बात हम कर सकते हैं और प्रोग्राम भी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं बस एक ही चीज कहता हूँ, स्पेशली पेरेंट्स से कह रहा हूँ, बच्चों से कह रहा हूँ कि आप लोगों के घर वाले जब भी आपको कहें, कोई भी एक बात कहें कि भाई गाड़ी के अंदर 1 नींबू और 4 मिर्च लगानी है, तो आप पूछिए क्यों लगानी है। वो अगर ये कहे शुभ होता है, नहीं मैं नहीं मानूंगा शुभ होता है, आप मुझे लिखा हुआ दिखाइए, किसी धर्म की बड़ी पुस्तक में लिखा है कि शुभ होती है तो मैं मानूंगा। हिंदुस्तान में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं जिनकी बड़ी मान्यताएं हैं, या फिर किसी विज्ञान की किताब में लिखा है तो मैं मानूंगा। ये बीच का जो ज्ञान है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। बस इन छोटी छोटी एक्टिविटीज को ही आप अपने घर पे शुरू कर दीजिए, बच्चों से आग्रह आप शुरू कर दीजिए, आपके आगे आने वाली जनरेशन के साथ इन पर सर्च कीजिए, फिर अपने आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा, वरना अंधविश्वास ही पैदा होगा। जिस तरह से चल रहे उसी तरह से चलते रहे। धन्यवाद हरीश जी, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत जी। मुझे लगता है हमारे श्रोतागण आपकी बात को सुन के काफी खुश हुए होंगे कि भाई बात तो ठीक ही है कि जो भी काम होता है, जो भी घटनाक्रम होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है घर में, तो सही बात है, उसका लॉजिक, उसका कार्य कारण संबंध उसका समझाया जाना चाहिए। ये तो ठीक ही बात है। बस इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको एक्चुअल में जो सही जो कारण है उसका पता नहीं होता है, और विज्ञान ने उसके सही कारणों को खोज लिया है। तो डेफिनेटली है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल है, कॉलेजेज हैं, हमारी जो सरकार है, यूनिवर्सिटी है, उन सब की ये ड्यूटी बनती है कि जो लोग हैं जो जहाँ जिनकी विज्ञान की में कोई पकड़ नहीं है, तो कोई भी घटना, कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो सामाजिक एक्टिविटी हो, चाहे घर का कोई घटनाक्रम हो, कुछ भी हो, तो उसको लेके उसका जो अवैज्ञानिक कारण समझाया जाए, बताया जाए। तो डेफिनेटली है कि ये ड्यूटी हमारी सरकार की बनती है, और सरकार अगर ये काम, या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर ये काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली है कि हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक जो आउटलुक है, उसमें हम पिछड़ जाएंगे। और आज मुझे लगता है कि काफी हद तक इसी तरह का हो रहा है, और तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके ऊपर बातचीत करने की भी जरूरत है। और जो नई पीढ़ी जो आ रही है, हम जहां भी रहते हैं, चाहे हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, चाहे हम गांव शहर में जहां भी हम रहते हैं, तो हमें इस बारे में एक डिबेट, डिस्कशन कंटिन्यूस चलाते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का ये डिस्कशन इस मामले में भी काफी फ्रूटफुल रहेगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस परिचर्चा में। हमारे वक्ता है, अगले वक्ता है अनिल कुमार जी, प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं और काफी बात रखते हैं। तो आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात रखें। अनिल जी। धन्यवाद हरीश जी। मैं अपनी श्रद्धांजलि जो हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया में जो हुए हैं,
प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, उनको अपनी श्रद्धांजलि और अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। उसके साथ ही जो मेरा विषय है कि जो गैर वैज्ञानिक सोच है, विज्ञान विरोधी सोच है, उससे हम कैसे मुकाबला करें, ये मेरा विषय है, तो मैं उस पर बात रखना चाहूंगा। एक बात समझ में आती है कि शुरू से ही या काफी पुराने समय से ही इंसान दो तरह से सोचता आया है। एक है कि वो रहस्यवादी किसी की सोच हो सकती है कि दुनिया को वो एक रहस्य की तरह समझे, एक रहस्य की तरह जाने। दूसरा है कि जैसी दुनिया है ठीक उसको वैसे उसी तरह से वास्तविकता के रूप में उसको लेकर के उसको सोचे, समझे और उसके ऊपर अपना एक ठीक से उसको समझने की कोशिश करे। तो ये दो सोच जो है शुरू से ही रही हैं, रहस्यवादी और यथार्थवादी। अभी जो गैर वैज्ञानिक चिंतन धारा है या विज्ञान विरोधी चिंतन धारा है, वो पहले भी रही है, लेकिन इन दिनों आजकल जो है पूरे विश्व में ही हम देख रहे हैं कि विज्ञान विरोधी जो धारा है वो काफी मजबूत होती जा रही है और एक सोची समझी साजिश के तहत पूरी दुनिया में उस पर काम हो रहा है। अगर हम टीवी की बात करेंगे, अगर आप समाचार की बात करोगे टीवी पर, तो आप देखोगे कि दिन रात जितना अंधविश्वास और विज्ञान के विरोध प्रचार चल रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखने में आया। इसी तरह अमेरिका की भी बात हम करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज की भी बात अगर हम करते हैं, तो जब बात आई कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसको लेकर के भी वहां के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक विज्ञान विरोधी एक विचार बहुत जबरदस्त रूप से सामने आया। और ये केवल अमेरिका में ही नहीं, हमारे इंडिया में भी देखने में आया। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने किसी एक वक्तव्य में बच्चों से परीक्षा पे चर्चा के दौरान इसी तरह की बात की। तो विज्ञान विरोधी जो रुझान है वो बहुत ज्यादा जो पकड़ रहा है। अब मैं एक पॉइंट पे ये जाऊंगा कि ये जो विज्ञान विरोधी रुझान है ये हमें मानवता के लिए खतरा बन रहा है। हम बचपन से हम जब छोटे बच्चे थे, हम भूत से डरते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंधविश्वास की रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि किसी को कोई सांप काट गया है, तो एक सोच ये थी कि इसको किसी चूसने वाले के पास लेके जाओ और वो शरीर में से जहर को वापस चूस लेगा और इंसान बच जाएगा। जबकि एक बहुत ही अवैज्ञानिक चीज है। या तो वो सांप जो है जहरीला नहीं है, अगर जहरीला है तो वो उस तरह से उसका इलाज संभव नहीं है। पुराने समय में हम देख रहे थे कि जो चेचक है या जो छोटी माता और बड़ी माता जिसको कहते हैं, तो इसको दैवीय प्रकोप का कहा गया कि ये तो देवी का प्रकोप है, माता का प्रकोप है। और हम देखते हैं कि विज्ञान ने उसको जो है बिल्कुल अपने शोध से बाद में ऐसी मेडिसिन आई कि जो चेचक जो है वो इस दुनिया से ही खत्म हुई। तो विज्ञान ने बहुत कुछ जो है इंसान को दिया है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब कभी कभी इस चीज पर भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि विज्ञान की जब बात करते हैं, जैसे हम अपने इंडिया में जब विज्ञान की बात करते हैं, तो उसको एक साजिश के तहत जोड़ दिया जाता है कि ये विज्ञान जो है ये तो जो पाश्चात्य देश हैं उनकी एक साजिश है। विज्ञान को विदेशी सोच से जोड़ दिया जाता है और जो अंधविश्वास है उसको भारतीय सोच से जोड़ दिया जाता है, भारतीयता का नाम दिया जाता है। टीवी पर इन दिनों मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बाबा को लेकर के बहुत जो चर्चाएं हुई, तो कितनी शर्मनाक बात है कि कितने गहरे झूठे षड्यंत्रकारी एक बाबा को भारतीयता से जोड़ने की बात हुई। तो ये जो चीज है ये इस दुनिया में फिलहाल बहुत ज्यादा चल रही है और इसके चलते हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इंसान अपनी इंसान की जो जीवन है उससे भी इंसान हाथ धो रहा है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो एक बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर, उसका इलाज एक वैज्ञानिक रूप से ही हो सकता है,
लेकिन अलग अलग जगह उसको लेकर के ये दावे किए जाते हैं कि फलां जगह वो बाबा उस झाड़ फूंक से ये ठीक हो जाएगा, और एक कैंसर का पेशेंट जो है डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाने की बजाय वो इस तरह के चीजों में घूमता रहता है, उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है और अंततः उसकी मौत होती है। तो ये कैंसर का एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके चलते हमें अपने समाज के अंदर बहुत अच्छे लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो गैर वैज्ञानिक सोच है वो समाज के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है और उसका नुकसान समाज को बहुत ज्यादा हो रहा है। पूरा जीवन भर अंधकार में निकल जाता है। एक पिछले कुछ साल पहले एक खबर हमने सुनी थी कि पूरा परिवार एक साथ उन्होंने सुसाइड की थी, अपने आप को फांसी पर लगा करके, और उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि वो पता नहीं किस चीज को प्राप्त कर लेंगे। हमने ये भी देखा है कि कुछ पिताओं ने अपनी बेटी की या बेटे की जो है बलि दी है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। गांव में किसी महिला को चुड़ैल कह करके उसको पत्थर मारे जाते हैं, उसको मार दिया जाता है। आज भी भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह से बहुत ज्यादा विज्ञान विरोधी या हम कहेंगे अंधविश्वासी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुए हैं कि ये जो विज्ञान विरोधी चीजें हैं ये क्यों चलती हैं। तो जनरली जो अभी इनमें बहुत सारी बातें कई बार प्रूव नहीं हो पाती हैं, हमारे पास साइंटिफिक रिसोर्सेज जो हैं उनकी कमी होती है। अ, जब हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे हमें बताया जाता है कि विज्ञान जो है वो एक निरीक्षण परीक्षण के आधारित चीज है। जो प्रमाणित हो गया वो विज्ञान है, जो प्रमाणित नहीं हुआ वो रहस्य है अभी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विज्ञान की, बात करें कि विज्ञान को ठीक से समझने के लिए, तो हम एक पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चाहे हिंदू दुनिया की पृथ्वी के किसी भी कोने में जो जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें पानी को आप बॉयल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। इसी तरह से हम छोटी छोटी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रूव हुई हैं, वो विज्ञान ने उनको स्वीकार किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रूव करना बाकी है। तो इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पाते हैं, या रिसोर्सेज मिलते हैं तो उन पर यकीन करना लोगों को मुश्किल होता है। तो इस तरह से भी वो अंधविश्वास की तरफ बढ़ जाते हैं। एक और जो विज्ञान विरोधी बात का जो पता चलता है वो ये है कि इंसान जो है अपने आप को किसी ऐसे ग्रुप से जोड़े रखता है, वो ऐसे अपने समुदाय से जोड़े रखता है कि विज्ञान ने कोई अपना साइंटिफिक फैक्ट रख दिया और वो किसी एक समुदाय के खिलाफ चला जाता है, तो इंसान उसको अपने आप से जोड़ लेता है और विज्ञान के खिलाफ हो जाता है। हमने जब मैं विद्यार्थी था और जब उस वक्त मैंने ये पढ़ा था कि ब्रूनो को और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों को इस चीज के लिए सजा मिली। ब्रूनो को तो सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया था कि उसने ये कहा था कि ये ब्रह्मांड जो है, ये पृथ्वी जो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है और सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। गैलीलियो को इसके लिए सजा मिली। तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो यही है कि एक इंसान जो है अपने आप को एक ऐसे समुदाय से जोड़ लेता है जहां कोई बिलीफ जो है वो बहुत ही ज्यादा धारणा बनाए हुए है, और उस बिलीफ से वो चाह करके भी बाहर नहीं आना चाहता है। तो इस तरह से भी जो विज्ञान विरोधी जो चीजें हैं वो भी समाज के अंदर ज्यादा फैलती हैं। अगली जो बात है वो ये है कि इंसान, हम सभी के मन में, जैसे कि हेमंत सर ने भी एक बताया कि बचपन से ही, शुरू से ही कुछ ऐसे बिलीफ, ऐसी विश्वास, ऐसी धारणाएं हमारे मन में कायम हो जाती हैं, और जब अचानक से कोई वैज्ञानिक सत्य सामने आता है तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगली बात कई बार ये भी देखी गई है कि जो वैज्ञानिक सत्य है उसको ठीक तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं किया जाता है, या ठीक भाषा में पेश नहीं किया जाता है। उसमें बहुत ज्यादा ऐसी भाषा होती है जिसको आम आदमी समझ नहीं पाता है।
तो उससे भी वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है और जो विज्ञान की जो धारा है उसमें अड़चने आती हैं। अब बात आती है कि हम कैसे इन चीजों को दूर करें। तो एक नॉर्मल बात है कि विज्ञान ये कहता है, विज्ञान के अंदर कोई पंथ नहीं है कि ये जैनिज्म है, ये हिंदुइज्म है, ये सिखिज्म है, ये क्रिश्चियनिज्म है, ये मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है। इस तरह से विज्ञान में कुछ नहीं है। विज्ञान ये कहता है कि जो निरीक्षण परीक्षण के आधार पर जो प्रूव हो गया वो सत्य है। दुनिया में कहीं भी वैज्ञानिक जो एक प्रूव हो गया उसको लेकर के कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। अमेरिका का भी वैज्ञानिक उसी बात को मानता है, भारत का वैज्ञानिक भी उसी बात को मानता है। किसी भी देश के कोई भी वैज्ञानिक उस सत्य को मानता है। तो ये जो सबसे बड़ी, अगर हमें वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना है तो सबसे बड़ी जो चीज है वो हमें ये लेकर के चलनी होगी कि हर किसी चीज के पीछे, हर घटना के पीछे उसके कुछ कारण हैं। 3 क्वेश्चन है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये 3 क्वेश्चन हर किसी चीज पर लागू होते हैं। विज्ञान की ये ज्ञान है। ये बात हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हर बिजली क्यों चमक रही है, कैसे चमकती है और बिजली क्या है, इंद्रधनुष क्या है। इस तरह की जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, तूफान आ रहा है, ये किसी देवता की तरफ से कोई सजा है या एक प्राकृतिक घटना है। तो ये जो चीजें हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, इनको लेकर के हमें बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर बड़े ही अच्छे से, जो एक क्रिटिकल थिंकिंग, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क के साथ सोचना, सही सोचना, जो प्रमाणित नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना, केवल प्रमाणित है उसी पर विश्वास करना। अगर प्रमाणित नहीं है तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना। इस तरह की बातों को लेकर के अगर प्रयास किए जाएंगे, ये बातें करना आसान है। अब ये एक वर्ग है, एक छोटा, हम अध्यापक हैं या वैज्ञानिक हैं, ये जो चीजें हैं ये सीमित दायरे तक रह जाती हैं। एक और जिस चीज ने विज्ञान के ऊपर बड़ा ही कुठाराघात किया है वो है कॉमर्शियलाइजेशन। हर चीज का बाजारीकरण और व्यापारीकरण। जैसे कि हम चिकित्सा की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका व्यापारीकरण हो गया है। तो एक आम आदमी डॉक्टर के पास जाने से डरता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और वो एक झाड़ फूक करने वाले के पास तुरंत चला जाता है। वो सस्ता है और उसके मस्तिष्क में बहुत गहराई तक वो बैठा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। ये जो टीवी से और जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी का एक कोटेशन पढ़ रहा था, इंग्लिश में है ये, उसको हिंदी भी हम करेंगे साथ साथ। वो कह रहे हैं कि आई हैव सीन एंड अंडरस्टूड, मैंने ये देख लिया है और अच्छे से मैं समझ गया हूं। प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी कह रहे हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी समाज या कोई भी देश, वो कभी भी बिना सच्चाई के उत्थान नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। नो ग्रेट अचीवमेंट कैन बी अक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइज। झूठ के आधार पर कभी भी कोई महान उपलब्धियां हासिल नहीं की जा सकती हैं। एक्सेप्ट द ट्रुथ, सच्चाई को स्वीकार करो और उसका सम्मान करो, नॉट बिहाइंड द सीन्स, केवल मुख्य धारा से हटकर के नहीं, और इन द सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ योर माइंड, अपने मस्तिष्क के किसी कोने में ही सच का सम्मान मत करो। बल्कि कह रहा है कि अपहोल्ड द बैनर ऑफ ट्रूथ विद फ्रेश रेडिएंट अफेक्शन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने सच्चाई को लेकर के सामने आगे आओ, विद स्पाइन स्ट्रेट, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पूरी दुनिया को जो है सच्चाई के लिए लड़ो, सच्चाई को दिखाओ। तो जो झूठ का जो बाजार, मैं यूट्यूब देख रहा था, उसमें तुरंत एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है, ज्योतिष आज भी सत्य है।
इस बाबा से संपर्क करें, इस चीज के लिए ये चीज से संपर्क करें। तो ये जो चीजें जो चल रही हैं दुनिया में, इनका मुकाबला करने के लिए जैसे हमारे पास ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी है, इस तरह की गतिविधियां हमें बढ़ानी होंगी। हमें शहर शहर में, कस्बे में बहुत सारे ऐसे जो विज्ञान के जो प्रेमी हैं, और विज्ञान के प्रेमी के साथ साथ मैं कहूंगा जो सच्चाई के प्रेमी हैं, क्योंकि विज्ञान का प्रेमी वही है जो सत्य का प्रेमी है। उस जो विज्ञान के प्रेमी हैं, सत्य के प्रेमी हैं, उनकी जो इस तरह की मीटिंग हमें करनी पड़ेगी, उनकी इस तरह की काउंसलिंग, जो हमें काउंसिल्स बनानी पड़ेंगी, उनकी परिषद बनानी पड़ेंगी। और ये जो टीवी पर बड़े भयंकर जो विज्ञान के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ, अंधविश्वास के जो ये लहर चली हुई है, इसका हमें मुकाबला करना होगा। हमें छोटी छोटी कुछ किताबें भी हमें लिखनी होंगी। बहुत सारे जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हमारे साथ टीचर हैं, हेमंत सर हैं, ओम प्रकाश संभावत जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। मैं ये भी ऐसे लोग भी हमने देखे हैं अपने जीवन में जो कभी पढ़े नहीं। मैं एक प्रोफेसर साहब से मिल रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी दादी जो है कभी नहीं पढ़ी, बिल्कुल अनपढ़ महिला थी, लेकिन वो कभी अपने जीवन में उन्होंने किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं किया। बिल्ली का रास्ता काटा हुआ, छींकना और ये जो सारी बातें थी, उन पर कभी जीवन में विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि सब कुछ शुभ है, सब ठीक है, जो प्रकृति ने बनाई है वो सब ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोगों का ही एक चीज हो। ये भी एक चीज होती है कि जो प्रकृति का सामना सीधे साफ स्पष्ट रूप से करता है, वो अंधविश्वासी कम होता है। जो प्रकृति का सामना, ठीक जैसे किसान है, किसान प्रकृति का सामना करता है, प्रकृति में ओले पड़ते हैं, उसकी फसल नष्ट होती है। प्रकृति में अच्छी बारिश होती है, उसकी फसल ठीक होती है, मौसम ठीक रहता है, ठीक हो रहती है, तो वो एक सही वास्तविक सोच को रखता है। तो ऐसे ही दूसरे जो हैं, जो प्रकृति का सामना नहीं करते, वहां थोड़ा अंधविश्वास ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ये बात सही है, हमारे लिए बहुत कुछ है कि हम कहां कहां से इन चीजों को निकाल करके लाएं। तो दूसरा, विज्ञान के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी भी चलती हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने खोज की पोलियो ड्रॉप की, अगर उस पोलियो ड्रॉप को पी लिया जाता है, बच्चे को पिला दिया जाता है, तो बच्चा जीवन भर उसको पोलियो नहीं होता है। लेकिन इसके खिलाफ कुछ देशों में ये रहा कि ये तो पश्चिम के देशों की एक साजिश है। वैक्सीन, विज्ञान ने बहुत सारी वैक्सीन डेवलप की, और वो वैक्सीन जब शरीर में दे दी गई तो वो बीमारियां इंसान को कभी हुई ही नहीं, वो इम्यून सिस्टम उसका इतना स्ट्रांग हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमें अलग अलग तरीके से लेकर के विज्ञान को अपने जीवन में, सोच में साझा करना होगा और उसे अपने जीवन में ढालना होगा। कुछ छोटी छोटी बुक्स हम कर सकते हैं, छोटी छोटी यूट्यूब हम बना सकते हैं। इस तरह से हम जो गैर वैज्ञानिक चिंतन धारा है या विज्ञान के ऊपर जो हमला हो रहा है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। एक सभा के अंदर हम इस तरह की चीज को नहीं कर सकते हैं। मैं अभी जब प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में पढ़ रहा था, तो उस वक्त जब उनसे ये बात की गई कि आपकी विज्ञान ने क्या किया है, तो वो मूल दो धाराएं वो देख रहे थे। उन दो धाराओं के बीच में वो बता रहे थे, एक तरफ तो अंग्रेज धारा थी जो अपने आप को सुपीरियर समझता था और विज्ञान का प्रोधा समझता था कि विज्ञान को उसी ने बहुत आगे लेकर के गया है। तो दूसरी तरफ एक धारा थी कि जो भारत की जो पुराने जो ग्रंथ हैं या पुरानी जो सोच है, जैसे पुष्पक विमान की बात हो गई, तो उसी को बोले कि देखो, पुष्पक उस समय भी विमान था, उस समय भी विज्ञान थी। तरंग की बात हुई तो उस समय भी देखो ये सारी चीजें थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें समाज के अंदर हैं। हमें इसको लेकर के एक सत्यवादी होना, सत्य प्रेमी होना, विज्ञान प्रेमी होना, छोटे छोटी चीजें हमें अपनी करनी होंगी, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने राज्य में। इस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा मानना है, और एक चीज जरूर है कि जो आज एक अच्छा कार्यक्रम किया ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने, हमारे भारत के महान वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में विज्ञान का लोहा मनवाया है। हेमंत जी भी बता रहे थे कि विज्ञान का लोहा जो है प्रोफेसर पीसी रॉय ने किस तरह से मनवाया। तो बहुत ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हुए हैं, जगदीश चंद्र प्रसाद जी हुए हैं,
और बहुत सारी ऐसी हस्तियां हुई हैं जो विज्ञान का भारत के अंदर भी बहुत बड़ा उन्होंने एक यज्ञ किया है और बड़े आगे जो है विज्ञान को लेकर के गए हैं। तो दुनिया भर के जो महान वैज्ञानिक हैं, जो सच्चाई के लिए लड़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन भी बलिदान दिया है विज्ञान के लिए, सच्चाई के लिए, इस तरह की गतिविधियां अगर हम करते रहे तो हम जरूर इस मुहिम में आगे जाएंगे। आज हम सब जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है तो उसको देखने में लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन विज्ञान के बात से हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, बल्कि पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ घूम रही है। ये बात स्थापित हो चुकी है। इसी तरह से धीरे धीरे विज्ञान का विकास होगा और बड़ी बड़ी चीजें मनुष्य के मस्तिष्क में स्थापित हो जाएंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी का बहुत फिर से धन्यवाद करता हूं। हरीश जी, आपका धन्यवाद करता हूं, आपने कार्यक्रम का इनिशिएटिव लेकर संचालन किया। चंचल घोष जी, आपने जुड़ करके और महान वैज्ञानिक के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। प्रिंसिपल बसंत जी, अध्यापक श्री ओपी अम्बावत जी और केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे अध्यापक हेमंत शेखावत जी, इन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा ये उत्साहित करते हैं और इनके बच्चे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत अच्छे से ये करते हैं। तो ये इस चीज के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हरीश जी, आपके लिए। धन्यवाद अनिल जी। काफी अच्छी बात आपने रखी आज के जो संदर्भ था उसमें, और डेफिनेटली हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि हमें और खासकर साइंस कम्युनिटी और जो टीचर कम्युनिटी है खासकर, क्योंकि जो डायरेक्टली बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारा दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि हम जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ लेके जाएं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करें और सच की जो स्थापना है, सच जो है, उस सत्य को हम समझें, स्वीकार करें। जैसा अनिल जी ने अभी पीसी रॉय की कोटेशन को पढ़ के सुनाया, तो डेफिनेटली है कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो हमारी समझ के एकदम उलटे क्यों ना हो, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर हम सत्य को मानेंगे तभी डेफिनेटली हम विज्ञान को मान पाएंगे। तो ये ठीक ही बात है। मैं एक दो बात कह के आज के इस कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। पहला तो ये है कि एक बात आ रही थी तो उसको लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विज्ञान है जो कभी भी अभिशाप नहीं हो सकता। जहां तक ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी है, मेरी अपनी खुद की समझ भी है कि साइंस कभी अभिशाप नहीं हो सकता। वो हमेशा जब भी रहा है वो एक वरदान की तरह, एक फायदे के लिए रहा है। अगर विज्ञान ने कोई अभिशाप का रूप लिया है या विज्ञान से अगर किसी बात का किसी को नुकसान हुआ है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि विज्ञान का प्रयोग करने वाले वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसका प्रयोग किया है। तो डेफिनेटली एक गलत हाथों में अगर हमारे कोई दूसरी बात चली जाएगी तो डेफिनेटली उसका एक नुकसान भी हमें होगा। तो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो। बीच में बोल रहा हूँ हरीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे एक विषय पर एक चर्चा और कर ली जाए कभी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ। और दूसरा एक पॉइंट है, वो ये है कि अभी जो एनईपी जो आ रही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उसमें इस तरह की चीजें डाली जा रही हैं जो अनसाइंटिफिक है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, या एक टर्म यूज होती है इंडियनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, इस नाम से वो सारी चीजें वो लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें एनईपी के उस पहलू पर भी हमें गौर करना होगा और उसके ऊपर भी हमें आने वाले दिनों में एक चर्चा रखनी होगी, ताकि जो साइंस के ऊपर इंडियनाइजेशन के नाम से जो एक हमला किया जा रहा है, इंडियनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, उसके ऊपर हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो काफी समय हो गया है, हमारे जो श्रोतागण हैं और जो व्यूअर्स हैं वो काफी समय से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, हम सब लोगों को सुन रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाए। आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी हरियाणा चैप्टर में ये जो बात रखी, अपना समय निकाला, एक कीमती समय निकाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप हमसे फिर से जुड़ेंगे एक बहुमूल्य वक्तव्य के साथ। आपकी जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज,
उसका हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे और अपने व्यूवर्स को, अपने कॉमन लोगों को इससे रूबरू कराएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः धन्यवाद, और मैं चंचल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस लाइव सेशन को टेक्निकली वो समाप्त करें। धन्यवाद सभी का।